Good morning, guys. So I think most of students have joined. Uh, so our subject is software engineering. This is our first lecture. नोट्स जो है वो मैंने ऑलरेडी हम लोगों का जो टीम में फाइल्स वाला सेक्शन है वहाँ पे क्लास मटेरियल के अंदर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे. कंप्लीट यूनिट 1 to 5 नोट्स आर देयर. सो दिस टाइम अगर एग्ज़ाम MCQ पैटर्न होता है या फिर थियरी रिटर्न एग्ज़ाम होता है, वी डोंट नो, बट दोनों में ये नोट्स आपको हेल्पफुल होंगे. कंप्लीट नोट्स है, सिलेबस टू सिलेबस जो हम लोगों को रिक्वायर्ड है सब कुछ है यहाँ पे. सो आपको वो कंप्लीट नोट्स सेम रेफ़र करना है. एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं यूनिवर्सिटी के हम लोग के मतलब प्रीवियसली SYB यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आता था, बाद में वापस कॉलेज एग्ज़ाम हो गया इफ़ यू नो. तो वो टाइम पे यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स थे और उसके जो सोल्यूशन है दैट ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू. तो उससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है. सो दैट्स इट. विल स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर. दिस इज़ आवर नोट्स. ये सेम नोट्स आपको ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया है. ये यूनिट 1 to 3 का नोट्स है, फर्स्ट 3 यूनिट्स का नोट्स है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो मैंने स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है दैट ऑल्सो आई हैव मेंशन. सो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है एग्जैक्ट सेम पैटर्न आपको मिलेगा. एंड वन मोर थिंग कि हम लोगों का जो इस बार वी आर नॉट श्योर कि ऑनलाइन ही कॉलेज चलेगा थ्रू आउट दिस सेमिस्टर या फिर आधा हम लोगों का ऑनलाइन होगा एंड देन सडनली कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोगों के एग्ज़ाम्स कैसे होंगे. सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर सरप्राइज. इट माइट पॉसिबल डायरेक्ट थियरी एग्ज़ाम आ सकता है आपका, और अगर सेम कंडीशन रहा तो ऑनलाइन ही जैसा चल रहा है वैसा भी चल सकता है. सो वी आर नॉट श्योर. बहुत ज़्यादा र्यूमर्स चल रहे हैं कि हाँ गवर्नमेंट आर सेइंग कि कॉलेज स्टार्ट करेंगे, स्कूल चालू करेंगे. कोई क्लियर आइडिया, कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं आता. सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स. और यहाँ पे अभी हम लोग जो भी कुछ डिस्कस करेंगे ये दोनों टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए आपको हेल्पफुल होगा. सो फर्स्ट अगर आप देखेंगे वी हैव यूनिट 1. अब एक्चुअल जो हम लोगों का सिलेबस है वो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताऊंगा. सम इंट्रोडक्शन अबाउट आवर सब्जेक्ट दैट व्हाई डू वी रिक्वायर्ड SE या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो अभी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं इसका सेम थियरी इज हेल्पफुल फॉर TY. In TY semester 5 we have a subject software project management. तो उसमें ये वाला जो है ये आपका बेसिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. इसके सारे कंसेप्ट जो है उसी के बेस के ऊपर सेम 5 में आप SPM पढ़ेंगे, और सेम 4 का SE एंड सेम 5 का SPM ये दोनों को कंबाइन करके इन सेम 6 वी हैव SQA सॉफ्टवेयर क्वालिटी एनालिसिस एंड ITSM है. ठीक है. सो इन 2 सब्जेक्ट्स वी हैव इन सेम 6. अगर आपका साइबर लॉ नहीं रहेगा एक इलेक्टिव तो वो हो सकता है. सो आप देखो कि यहाँ से हम लोगों के सीक्वेंस चालू होता है. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट इन दैट सीक्वेंस. सो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. इसमें जो हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे दैट इज़ डायग्राम, क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम एंड फ्यू अदर थिंग्स. वो जो भी अगर डायग्राम्स आप देखोगे वो सेम आपको हेल्प करेगा फॉर फाइनल सेम 5 में जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके लिए. सो मेक श्योर कि आप सेम 5 के लिए जो आपको प्रोजेक्ट बनाना है और उसमें जो डायग्राम्स लगेंगे वो ये सेम का ये सब्जेक्ट का जो आपका प्रैक्टिकल है उससे यूज़ होगा. सो क्लियरली सीख लेना, अदरवाइज फाइनल आपका प्रोजेक्ट बनाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, और वो टाइम पे डायरेक्टली इट माइट पॉसिबल कि आपको डायरेक्टली कोई हेल्प ना मिले, क्योंकि हम लोगों का प्रैक्टिकल वो सब्जेक्ट जो है वो SY में हो चुका है. सो इफ़ आप में से किसी का अगर टॉपिक अगर रेडी है, सो अभी जो प्रोफेसर आपका प्रैक्टिकल ले रहे हैं यू कैन टेक देयर हेल्प एज वेल टू प्रिपेयर योर बेसिक डायग्राम्स.
ठीक है। सो ये सब्जेक्ट कंप्लीट होते होते आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको कोई एक सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट के बारे में अगर सोचना है तो उसका मॉड्यूल डिवीजन कैसे होगा और उसके बेस के ऊपर हम लोगों के आगे के डायग्राम्स कैसे बनेंगे। सो थियोरेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, प्रैक्टिकली आपको अलग प्रोफेसर है वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सो प्रैक्टिकल पार्ट मैं नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ थियरी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। सो सबसे पहले आवर सब्जेक्ट नेम इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वी ऑल नो व्हाट इज सॉफ्टवेयर। एक सिंगल प्रोग्राम होगा जिसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ एक आउटपुट मिल सकता है आपको, बराबर है, कोई एक टास्क अचीव कर सकता है। ऐसे सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम जब आप साथ में कंबाइन करते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर बनता है। सो वी कैन से अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। वो सबसे सिंपल डेफिनेशन, ठीक है, सॉफ्टवेयर। और उसमें फिर अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर रहते हैं, मेनली दो कैटेगरीज अगर हम लोग देखेंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है एंड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या रहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, साउंड ड्राइवर, वीडियो ड्राइवर, ग्राफिक्स ड्राइवर, दिस आर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ डील करता है। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक वी हैव फेसबुक, ब्राउज़र, देन बाकी जो हम लोग ये MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये यूज़ करते हैं, दिस ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। उसमें और भी बहुत सारे कैटेगराइजेशन रहते हैं, वो आगे देखेंगे हम लोग। अब इंजीनियरिंग का मतलब क्या रहता है? इंजीनियरिंग का मतलब कि कोई एक रिक्वायरमेंट समझना, वो रिक्वायरमेंट के साथ में यूज़र के पास फ़िलहाल जो सिस्टम्स है वो सिस्टम से सूटेबल बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, या एग्जिस्टिंग अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो उसको हम लोग क्या लेवल तक अपग्रेड कर सकते हैं। और उसके साथ में जैसे आप देखो कि अगर एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि विंडोज़ XP अगर कोई यूज़ करता है तो दैट पर्सन कैन ईजिली वर्क विथ विंडोज़ 10, ओके, दैट इज़ द बेनिफिट। जस्ट वन मिनट। तो कोई एक चीज़ को मॉडिफाई करना, उसको और बेटर बनाना, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना, दैट्स व्हाट वी मीन बाय इंजीनियरिंग। फॉर एग्जाम्पल वी हैव विंडोज़ 8, सॉरी विंडोज़ XP है। विंडोज़ XP अगर आप यूज़ कर पाते हो तो यू कैन ईजिली वर्क विथ विंडोज़ 10 एज वेल। सो दैट इज़ द मेन बेनिफिट। एज यू कैन सी कि विंडोज़ XP के जो लेआउट, जो फीचर्स, जो फंक्शन, द वे इट लुक्स लाइक और उसके जो शॉर्टकट्स है वो सेम बोरो किया हुआ है विंडोज़ 10 में, प्लस उसके साथ में उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स डाले जो आज के हिसाब से टेक्नोलॉजिकली रिक्वायर्ड है। लाइक वी हैव क्लाउड सपोर्ट, दैट इज़ वन ड्राइव, ऑफिस 365 सपोर्ट है, डेवलपर मोड अलग से दिया हुआ है, देन उसके साथ में वाईफाई ड्राइवर्स आपको इनबिल्ट मिलता है, ब्लूटूथ इनबिल्ट मिलता है, उसके साथ में हम लोग के पास एक वॉइस के थ्रू कंट्रोलिंग सिस्टम आपके पास आ गया, एंड लॉट मेनी अदर थिंग्स आर देयर। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया, उसके ऊपर इंजीनियर किया, उसको एडवांस बनाया, लेकिन फिर भी उसका जो पुराना जो फ्लेवर था, उसका पुराना जो बिहेवियर था, उसको हम लोगों ने सेम रखा, सो दैट पुराने यूजर्स भी उसको यूज़ कर पाए और नए यूजर्स भी उसके साथ इजीली कनेक्ट हो पाए। दैट इज़ द मेन बेनिफिट। सो वही सेम हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग में भी देखेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं लेगेसी फॉलो करना, कि कोई एक पैटर्न, कोई एक डिज़ाइन था उसका, जो लेगेसी हम लोगों ने कंटिन्यूअस फॉलो किया है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन यूनिट 1 कॉमन इश्यूज क्या रहते हैं। सो अब देखो कि यहाँ पे आपको क्या बोला है, हम लोग जब एक सॉफ्टवेयर बनाने का सोचते हैं, सो बहुत बार कुछ कॉमन इश्यूज आता है। वो कॉमन इश्यूज क्या रहता है वो यहाँ पे आपको दिया है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे लाइक वी हैव हाउ द कस्टमर एक्सप्लेन इट, मतलब कस्टमर ने कुछ रिक्वायरमेंट्स दिए, वो हम लोगों ने कैसे उसने कैसे एक्सप्लेन किया हम लोगों को, ठीक है, कि ही वांट समथिंग लाइक दिस। अब कस्टमर जो है वो नॉन टेक्निकल पर्सन रहता है, उसको टेक्निकली क्या चीज़ को क्या बोलते हैं वो पता नहीं रहता है, तो उसने जो भी कुछ बोला, हम लोगों का जो प्रोजेक्ट लीडर था टेक्निकली उसने ये समझा। अब जब अगर हम लोगों ने ये समझा तो उसके बाद एनालिज वो सेम रिक्वायरमेंट को जब आपने एनालाइज किया, ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया। रिक्वायरमेंट गैदरिंग को जब आपने एनालाइज किया तो उसके बेस के ऊपर जो डिज़ाइन बना वो कुछ ऐसे बन गया, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ माइन्यूट चेंजेस आ गए, और उसके बेस के ऊपर जब अगर डेवलपमेंट बना वो ऐसा बना।
बिजनेस कंसल्टेंट ने जब उसको डिस्क्राइब किया तो वो बोला कि ऐसा कुछ आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा, और उसके बेस के ऊपर जब अगर हम लोग डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है, तो उसके बेस के ऊपर अगर आप देखेंगे कि हम लोगों का फाइनल जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कोई मेजर चीज़ें एडेड नहीं है यहाँ पे, बराबर है। और ऑपरेशन जब इंस्टॉल किया तो कुछ ऐसा हो गया, कस्टमर को आपने जो चार्जेस अप्लाई किए वो कुछ ऐसे हो गए, और सपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट में आपको कुछ प्रॉपर मिल नहीं रहा है, और फाइनल कस्टमर को जो सॉफ्टवेयर हैंडओवर किया वो ऐसा कुछ मिल गया। सो दिस आर द मेन प्रॉब्लम्स कि जब अगर हम लोग कस्टमर के साथ में प्रॉपर रिक्वायरमेंट लेवल पे डील नहीं कर पाते हैं। सो कंक्लूजन क्या बोला है, इट इज़ नॉट इनफ टू डू योर बेस्ट, यू मस्ट नो व्हाट टू डू एंड देन डू योर बेस्ट, ये मेन पॉइंट्स है। सो यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन में देखेंगे तो आपको वही दिया है कि अब ये इसका सोल्यूशन क्या है, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो सोल्यूशन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव अ टीम। अब टीम में क्या होता है, बहुत बार हर एक जो है वो कभी कभी अगर किसी के रोल्स अगर प्रॉपर डिफाइंड नहीं है तो एवरीवन ट्राइज टू बेसिकली डाइवर्ट एंड पुट देयर बर्डन ऑन अदर पीपल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑन साइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, टेस्ट टीम है, टीम लीडर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है। अब जब कभी अगर बग्स आ रहे हैं एवरीवन इज ब्लेमिंग डेवलपर कि ओके आपके साइड से प्रॉपर नहीं हुआ है, लेकिन इट माइट पॉसिबल ना कि स्टार्टिंग से हम लोगों का जो पैटर्न है वो कहीं पे प्रॉपर नहीं है। सो ये क्या होता है, जब अगर हम लोग कोई एक स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं, या फिर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी मिस्टेक आया तो कोई एक ही पर्सन के ऊपर है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। सो एक टीम के हिसाब से वर्क करना चाहिए जिसमें हर किसी के रोल्स रहेंगे, हर किसी के डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे। दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग हियर। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव स्टेजेस फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सबसे पहले अगर आप देखेंगे वी हैव रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जहाँ पे आप रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, कस्टमर के साथ डील करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्रीवियस वाले में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग रिक्वायरमेंट प्रॉपर, कस्टमर ने एक्सप्लेन कुछ अलग किया, हम लोग यहाँ पे रिक्वायरमेंट प्रॉपर गैदर नहीं कर पाए और उसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गए। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, बाय गैदरिंग द रिक्वायरमेंट इन स्टैंडर्ड वे। सो यहाँ पे जब अगर हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे उसको स्टैंडर्ड वे में लेंगे, मतलब आपका जो कस्टमर है वो नॉन टेक्निकल है, उसको एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ कैसे होना चाहिए, क्या कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो इनपुट्स को आउटपुट्स को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, या फिर अगर वो कुछ आपको बोल रहा है तो वो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, अगर वो होता तो आपके पास नहीं आता था सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो वो बेसिकली आपको कुछ एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन उसका वर्डिंग में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपने कुछ और समझा। सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में आपके पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टेम्पलेट मिलते हैं। टेम्पलेट मतलब अगर आप गूगल करेंगे तो सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं कि अगर रिक्वायरमेंट गैदर करना है फॉर कॉलेज सिस्टम, सो विच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी सपोज टू आस्क। तो ऐसे हम लोग अपने खुद के क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा कुछ गूगल का हेल्प लेंगे और उसके बेस के ऊपर सपोज आई प्रिपेयर अ गूगल फॉर्म, और गूगल फॉर्म बनाने के बाद में मैं वहाँ पे ऊपर क्वेश्चन लिखूंगा और नीचे 4-5 चेक बॉक्स दे दूंगा कि सपोज अगर मैं यूज़र से पूछ रहा हूँ, गूगल फॉर्म पे फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू वांट साइन अप। सो अभी साइन अप यू वांट थ्रू फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, इंस्टा और एन इंडिविजुअल साइन अप, ऐसे मैं ऑप्शन दूंगा। तो अगर यूज़र को लगता है कि हाँ साइन अप तो रिक्वायर्ड है लेकिन इंडिविजुअल साइन अप रिक्वायर्ड है, तो वो सिर्फ वही चेक बॉक्स पे सिलेक्ट करेगा, बाकी के सिलेक्ट नहीं करेगा। ओके और अगर उसको सारे ऑप्शंस चाहिए तो वो सारे चेक बॉक्स सिलेक्ट करेगा, तो वो हिसाब से हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। सो ये क्या हो गया, दिस इज़ द स्टैंडर्ड वे ऑफ गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, जिससे हम लोग कस्टमर के साथ में इंटरव्यू कर रहे हैं लेकिन एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस है और उसके सामने लिखा हुआ है कि वो क्वेश्चन का आंसर कैसा होगा। तो उसके बेस के ऊपर अगर यूज़र के पास भी अगर अपने हिसाब से कोई सोल्यूशन अगर है, उसने अगर कुछ एक्सपेक्टेशन दी है, तो 2 लाइन हम लोग नीचे उसके लिए भी रखेंगे जहाँ पे वो अपने कुछ कस्टमाइज पॉइंट रख सके। लेकिन इससे क्या होगा, जब आप स्टैंडर्ड वे में जब अगर आप गैदर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, तो कहीं पे भी ये टेक्निकल इश्यूज नहीं आएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सो वो वे में हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, वो रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद में उसको एनालाइज करेंगे कि कस्टमर जो बोल रहा है वो पॉसिबल है क्या, और अगर पॉसिबल है तो कस्टमर जितना टाइम दे रहा है और जो बजट कस्टमर बता रहा है उतने में पॉसिबल है क्या।
ये सारे चीज़ देखेंगे हम लोग, मतलब और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं जिसको हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी बोलते हैं। तो मैं आगे आपको वो एक्सप्लेन करूंगा, फिजिबिलिटी स्टडी, वी हैव टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, वो सब देखेंगे हम लोग। देन आफ्टर दैट वी हैव सिस्टम डिज़ाइन। देन इसके अंदर वापस हम लोग के अलग अलग टाइप के डिज़ाइन, मतलब वी आर नॉट बेसिकली और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कि ओके लॉग इन साइन अप होगा, लॉग इन का कलर ये होना चाहिए, साइन अप का कलर ये होना चाहिए, आपके वेब पेज ऐसे आने चाहिए, यहाँ पे ये टैब होना चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा ड्रॉप डाउन आना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे वो स्पेसिफिक डिज़ाइंस नहीं, हम लोग टेक्निकल डिज़ाइंस की बात कर रहे हैं। टेक्निकल डिज़ाइंस मतलब डेटाबेस के डिज़ाइन, डेटा फ्लो डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप, दैट इज ER डायग्राम, क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम एंड मैनी अदर सच डायग्राम्स। सो वो सारे डिज़ाइंस हम लोग बनाएंगे और वो भी अलग अलग लेवल पे बनता है। इन डिज़ाइन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन, डिटेल डिज़ाइन, पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी। सो वो डिज़ाइनिंग पार्ट रहता है। अब आपने वो जो डिज़ाइनिंग बनाया है उसके बेस के ऊपर यहाँ पे आपका कोडिंग जाएगा, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद में वो जो कोडिंग है उसको हम लोग टेस्ट करेंगे एंड देन वी हैव अ मेंटेनेंस पार्ट। तो टेस्टिंग के अंदर वी हैव मेनी सब टाइप्स। हम लोग कुछ बेसिक डिस्कस करने के बाद में मैं आपको एक बेसिक डायग्राम बता दूंगा जिससे आपको हेल्प होगा, डोंट वरी। देन वी हैव मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के अंदर अगेन हम लोगों के मल्टीपल टाइप्स होंगे। मेंटेनेंस के अंदर अडेप्टिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस, वो टाइप के हम लोगों के पार्ट्स हैं। सो वो क्या होता है वो भी देखेंगे हम लोग। सो दिस इज द स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड जैसे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर चेंज होगा वैसे ये डेवलपमेंट साइकिल्स में मॉडिफिकेशंस आएंगे, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस अगर आप देखेंगे, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पे क्या बोला है, यू नीड टू नो योर रिक्वायरमेंट्स बिफोर आई स्टार्ट द डिजाइन द सॉफ्टवेयर। बराबर है, मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को रिक्वायरमेंट्स चाहिए प्रॉपर बिफोर वी स्टार्ट विद द सॉफ्टवेयर। नाउ रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रहा है। सबसे पहले देखो क्या बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश। क्लाइंट से हम लोग बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज क्लाइंट को एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितना बड़ा सॉफ्टवेयर अगर रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम लोग कितना बजट होना चाहिए, क्या टाइम होना चाहिए। बहुत बार क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स बहुत बड़े होते हैं या फिर मोस्ट ऑफ टाइम क्लाइंट्स जो आते हैं वो देखते हैं कि मेरा जो राइवल है या हम लोग के जो कॉम्पिटिटर्स है उनके पास कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है, सो वैसा कुछ हम लोग यूज़ करेंगे या ऐसा कुछ हम लोग डेवलप करेंगे। इट माइट पॉसिबल कि वो दोनों का बिजनेस में काफ़ी कुछ चेंजेस भी है, कुछ सिमिलरिटी है, कुछ चेंजेस है। तो राइवल जो यूज़ कर रहा है एग्जैक्टली सेम चीज़ जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जैसा आपका राइवल बता रहा है वही सेम चीज़ आपके यहाँ पे नहीं होगा, इट माइट चेंज। सो एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकता है कि आपका कस्टमर जो है वो सर्टन चीज़ें आपको बता रहा है लेकिन वो अलग है, तो उसके हिसाब से ही आपको फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। कस्टमर टू कस्टमर, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगे। बहुत सारे फंक्शंस ऐसे रहेंगे जो कस्टमर साइड से दिए हैं जो बहुत एक्स्ट्रा है, जो हम लोग को नहीं रिक्वायर्ड है, तो हम लोग उसको हटा भी सकते हैं या उसको ऐड भी कर सकते हैं। गेटिंग। सो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे हैं। सो जब अगर हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर करने जाते हैं तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बिफोर वी स्टार्ट डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर वी नीड अ रिक्वायरमेंट्स। सो आपको एग्जैक्टली क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, व्हाट यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश, वो हम लोग पूछ रहे हैं। नाउ कस्टमर के साइड से अगर ऐसा बता रहा है कि आई एम ट्राइंग टू मेक यू डिजाइन माई सॉफ्टवेयर, लेकिन उसको एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या डिजाइन करना है। सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू अकम्प्लिश विद द सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे बोलेगा आई वॉन्ट टू नो व्हाट आई कैन अकम्प्लिश until you tell me what the software can do। सो अभी इसको पता ही नहीं एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्यों चाहिए, बराबर है। उसका बिजनेस प्रोसेस है, चल रहा है अभी, फिर भी उसको सॉफ्टवेयर चाहिए। क्यों चाहिए, बिकॉज उसका राइवल या उसका कॉम्पिटिटर जो है वो यूज़ कर रहा है। सो वो टाइम पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। देन अगेन अगर हम लोग देखेंगे, ट्राई टू गेट दिस कंसेप्ट थ्रू योर थिक स्कल, द सॉफ्टवेयर कैन डू वॉट एवर आई डिजाइन इट टू डू। लेकिन उसके सामने आपका उतना बजट होना चाहिए, है ना, आपके पास उतना टाइम होना चाहिए, आपके पास उतने रिसोर्सेज होने चाहिए, और एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपका नेटवर्क डिज़ाइन, आपके पास इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो हैवी सॉफ्टवेयर भी आपके पास रन हो सके। सो ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुआ। इसके लिए वी बेसिकली टॉक अबाउट गैदरिंग द रिक्वायरमेंट इन अ स्टैंडर्ड वे।
दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक बार रिक्वायरमेंट गैदर हो गया, उसके बाद में आप अगर देखेंगे ना डिज़ाइंस. अब फिलहाल बहुत सिंपल वे में समझने के लिए अगर हम लोग डिज़ाइंस बोलेंगे तो किसी को क्या समझ में आता है, आपका सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा. अब अगर गेमिंग सॉफ्टवेयर है ना, तो डिज़ाइनिंग पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बिकॉज ग्राफिक्स एनिमेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो अट्रैक्ट करता है आपके यूज़र्स को. लेकिन उसी के सामने अगर कॉलेज वेबसाइट है या आप देखोगे यहाँ पे हम लोगों के पास दूसरे कोई एप्लीकेशंस है, तो उसमें डिज़ाइनिंग आप जितना सिंपल रखेंगे, जितना एकदम सोबर टाइप रखेंगे, उतना वो अच्छा रहता है. क्योंकि वहाँ पे लोग उसका कलर कैसा है, वो कैसा दिखता है, उसके ऊपर अगर मैं माउस पॉइंटर लेके जाता हूँ तो कितना अच्छा उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये सब से उनको मतलब नहीं है. अब अगर गूगल का जो एक सर्च बार है वो कोई भी कलर में दे, आई जस्ट वांटेड टू गूगल एंड फाइंड आउट द थिंग्स विच आर प्रेजेंट है, तो मुझे उससे मतलब नहीं बनता है कि वो एक सर्च बार क्या साइज़ का दे रहा है, उसको बड़ा छोटा भी कर दे तो आई डोंट केयर, बिकॉज मुझे गूगल करने आना चाहिए वहाँ पे, दैट्स इट. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैक एंड में उन्होंने प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत बड़ा किया हुआ है, लेकिन फ्रंट एंड में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कंप्राइज वे में आपको चीज़ें दिया हुआ है. लाइक एक ही ओनली वन सर्च बार इज गिवन इन गूगल फ्रॉम वेयर यू कैन सर्च न्यूज़, फोटो, वीडियो. देन उसके बारे में अगर कोई आपको और कुछ चीज़ें अगर सर्च करना है, डायरेक्टली फ़ोटो भी सर्च करना है, तो भी आपके पास एक ही ऑप्शन है. सो यहाँ पे ये बेसिक वे दिया है जहाँ पे एक ही चीज़ से आपके मल्टीपल काम हो रहे हैं. मतलब उन्होंने होगा उतना सिंपल दिया है क्लाइंट के लिए, बैक एंड में उन्होंने उसके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स कोडिंग की है, लेकिन फ्रंट एंड में आपको पता नहीं चलता है. एक छोटा सा बच्चा और एक कोई अगर हम लोग के ग्रैंड पेरेंट्स भी रहेंगे तो वो भी जाके कुछ सर्च कर सकते हैं, इतना सिंपल है. और उसके सामने जब हम लोग अगर फर्स्ट टाइम कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो वो ऐसा कुछ लगता है. मतलब हम लोगों ने आज तक जो भी सीखा है वो पूरे ज़िंदगी का ज्ञान एक साथ हम लोग डाल देते हैं. सो वो वैसा नहीं होना चाहिए. चीज़ें आप जितना अपने यूज़र्स के लिए सिंपल रखेंगे, यूज़र फ्रेंडली जितना ज़्यादा होगा, उतना डिज़ाइन जितना यूज़र फ्रेंडली होगा, उतना कस्टमर्स के साइड से आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा और वो उसको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे. अगर उसी के सामने अगर आप इतना कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे, सो पीपल वॉन्ट एक्सेप्ट दैट सॉफ्टवेयर, राइट. सो कॉम्प्लेक्सिटी जो है डिज़ाइन में होगा उतना सिंपल होना चाहिए. देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन. सो अब कोडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. यहाँ पे इसके लिए हम लोग अलग अलग टाइप में डेवलपमेंट्स करते हैं. कभी कभी हम लोग पेयर प्रोग्रामिंग भी करते हैं. पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है दो डेवलपर्स साथ में बैठ रहे हैं, एक डेवलपर कोड करते जाएगा, दूसरा डेवलपर जो है वो कोडिंग को ड्राई रन करते जाएंगे, मतलब चेक करते जाएंगे कि प्रॉपर चल रहा है कोड या कहीं पे हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया हुआ है या नहीं. और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत बार हम लोग अगर कोई एक प्रीवियसली कोई एक सॉफ्टवेयर बना है, वैसा ही अगर कोई एक सॉफ्टवेयर वापस हम लोग अगर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो टाइम पे हम लोग सर्टन कोड को होगा उतना पॉसिबली रीयूज़ करेंगे हम लोग. तो रीयूजेबिलिटी से क्या होगा कि प्रीवियसली आपने मेहनत किया है और वो टाइम पे आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया था उसमें ट्राई आपने सब कुछ एरर सॉल्व किए, वहाँ पे क्वालिटी अच्छा है, तो आप जब उसी को रीयूज़ करेंगे तो आपका जो नया सॉफ्टवेयर में आपको उतना टेस्टिंग ये वो कम लगेगा. देखो फर्स्ट टाइम अगर हम लोग कोड बनाते तो क्या होगा, सिंटेक्स एरर आ सकता है, कंपाइल टाइम एरर आ सकता है, सिंटेक्स एरर सॉल्व हो गए तो सिंटेक्स एरर मतलब आपके ब्रैकेट्स, सेमीकोलन, कॉमा, डॉट ये सब मिसिंग है, जिसकी वजह से कोड कंपाइल ही नहीं होता है. कंपाइल हो गया तो उसके बाद में आप उसमें कुछ रन करने जा रहे हैं तब एरर आ रहा है. अब जब रन हो रहा है तो उसके बाद में वापस आपका सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ. सो ये कंटिन्यूसली कोडिंग जब आप ऐड करते हैं तो उसमें ऐसा कोई ना कोई प्रॉब्लम कंटिन्यू रहता है. तो आपको उसको सॉल्व करने के दो ही पॉइंट्स हैं. आइदर आप एक स्टैंडर्ड वे में कोड करो, स्टैंडर्ड वे मतलब हम लोग डायरेक्टली कोई एक फ्रेमवर्क्स फॉलो करते हैं. सेकेंड थिंग, होगा उतना कोड को रीयूज़ करो. रिपीटेबिलिटी ऑफ अ कोड शुड बी मिनिमम, बिकॉज अगर रिपीटेबिलिटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपका कोड में बग्स या ऐसे एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. देन उसके साथ में हम लोग पेयर प्रोग्रामिंग कभी कभी अप्लाई करते हैं. एंड टाइप्स ऑफ, जैसे आपका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जैसा कम या ज़्यादा होगा उसके हिसाब से हम लोग ऐसे एक्सपीरियंस या फ्रेशर्स को अपॉइंट करता है फॉर दैट स्पेसिफिक टास्क. सो आपका एक प्रोजेक्ट पे सपोज
अगर अलग अलग टीम है तो वो टीम में से सिंपल साइन अप साइन इन वाले जो टास्क है जो बहुत सिंपल कंसिडर होते हैं, तो वो टाइम पे हम लोग फ्रेशर को अपॉइंट करेंगे। बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई पेमेंट रिलेटेड या डेटाबेस या यूज़र का प्रोफाइल रिलेटेड या कोई स्पेसिफिक मंथली रिपोर्ट जनरेशन है या सैलरी यूज़र्स का कैलकुलेट करना है, तो कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क जो है ना उसके लिए फिर हम लोग एक्सपीरियंस डेवलपर्स को लेंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, जिनको पता रहेगा कि कोई एक कोड को कैसे हम लोग थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने कोड में रीयूज़ कर सकते हैं, राइट। देन अगर कोडिंग प्रॉपर हो भी गया तो जब अगर आप टेस्ट करेंगे सो यू माइट फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बग्स और एरर्स और डिफेक्ट्स। सो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे आई वांटेड एक डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको एक सिंपल सा डायग्राम दिया है, एरर फॉल्ट एंड फेलियर। सो क्या बोला है, एरर का मतलब क्या है, अ पर्सन मेक्स एन एरर, मतलब आपका जो कोड है उसमें कोई ना कोई एक एरर है। अब ये सिंटेक्स एरर तो ऑफकोर्स नहीं होगा बिकॉज आपका कोड कंपाइल हो रहा है, रन हो रहा है। सो मतलब जब वो लॉजिक एरर हो गया, वो मतलब आपका कोड जो है वो रन तो हो रहा है लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट जनरेट नहीं कर रहा है, या उसमें और कोई बग्स है दूसरे जो आपने प्रॉपरली उसको अलग अलग इनपुट्स डाल के चेक नहीं किया, इसके लिए आपको तभी वो नहीं मिला। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एरर है, रन टाइम एरर है या लॉजिक एरर है इन योर कोड, और ये जो एरर वाला जो कोड है ये आपने ऐड कर दिया इन आर मॉड्यूल या सॉफ्टवेयर के अंदर बाकी कोड के साथ में। तो क्या हो गया, ये जो एरर था आपका एक सिंगल कोड में, एक सिंगल फाइल में, अभी दिस एरर माइट लीड्स टू फॉल्ट इन योर सॉफ्टवेयर, और ये फॉल्टी सॉफ्टवेयर जब अगर क्लाइंट साइड पे जाएगा सो दिस एरर which now became a fault, this might leads to a failure on a client side or in your software operations. So ये बहुत ज़रूरी है आपको देखने के लिए कि एरर, फॉल्ट एंड फेलियर इसमें डिफरेंस क्या है। सो आई वॉन्ट यू टू नोट इट डाउन दिस क्विकली, जल्दी से नोट कर लो। आई गिव यू 2 minutes टाइम। ओके, सो आई होप दिस इज डन। नाउ अगेन हम लोग नोट्स पे जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर डिस्कसिंग द टेस्टिंग पार्ट। सो टेस्टिंग में वी कैन टॉक अबाउट कि ओके टेस्टिंग अगर आप प्रॉपर नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेट टेस्ट, देन सिस्टम टेस्ट होगा, अगेन उसके अंदर एक्सेप्टेंस टेस्ट हो सकता है, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, अल्फा, बीटा। सो वी हैव मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आर देयर। अलग से हम लोगों का यूनिट है जिसमें हम लोग देखेंगे। बट हाँ, टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओवर टेस्टिंग भी नहीं होना चाहिए जिससे आपने बहुत ज़्यादा टाइम टेस्टिंग में डाल दिया, आपका सॉफ्टवेयर का प्रॉफिट जो आपको मिल रहा था वो कम हो गया, बिकॉज नॉट अ सिंगल सॉफ्टवेयर इज़ बग फ्री और सम एरर फ्री। सारे सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई बग या एरर होता ही है। बस टाइम टू टाइम आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से बग और एरर को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, और कौन से बग एंड एरर को आपको वही पॉइंट ऑफ टाइम पे सॉल्व करने की ज़रूरत है। सो जिसको अगर हम लोग को इग्नोर नहीं कर सकते उसको हम लोग सॉल्व करेंगे प्रायोरिटी पे डाल के, और जिसको हम लोग टेम्पररी इग्नोर कर सकते हैं उसको हम लोग पोस्टपोन करेंगे, कभी अगर ज़रूरत पड़ा तो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज लेट इट बी। हम लोग के सॉफ्टवेयर को अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो देन मेंटेनेंस आएगा। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब आफ्टर प्रोडक्ट डिलीवरी जो सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे वो होता है जब यूज़र एंड पे यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, और वो टाइम पे जब अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तब हम लोग ये मेंटेनेंस वाला जो पार्ट है उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। नाउ वी हैव सम इम्पॉर्टेंट की टर्म्स। जो हम लोग सब्जेक्ट चालू करें उसके पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, प्लस आपको MCQs के लिए भी हेल्प करेगा। थियरी एक एग्जाम में भी आ सकता है, एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स करके, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट आर एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिंपल सा अगर डेफिनेशन देना है तो सॉफ्टवेयर डेफिनेशन बहुत सिंपल है, कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इट्स एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मे बी डेवलप्ड फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर और मे बी डेवलप्ड फॉर अ जनरल मार्केट। मतलब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होगा, लाइक कोई एक कॉलेज के लिए जैसे NMIMS के लिए वी हैव SAP सॉफ्टवेयर, तो SAP IDA, रिजल्ट्स, ये सब उसी के ऊपर होता है आपका।
वो कोई दूसरे कॉलेज के लिए नहीं है, सिर्फ एक ही मैनेजमेंट के अंदर जो आपके 15-16 कॉलेजेस और स्कूल कॉलेजेस सब कुछ आता है उसके लिए। देन वी हैव अ स्टैंडर्ड लाइक MS टीम। सो ये सिर्फ NMIMS के लिए कस्टमाइज नहीं है, वी हैव सब्सक्राइब फॉर दिस सर्विस, और उसके सर्विस को हम लोग अपने कस्टमाइज वे में यूज़ कर सकते हैं। बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वर्ल्ड वाइड बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज़ या ऑफिस आर ऑल्सो यूजिंग द सेम सॉफ्टवेयर। सो एक जनरल मार्केट के लिए हम लोगों ने डेवलप किया है और जिसमें कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल है। एट्रीब्यूट क्या रहेंगे गुड सॉफ्टवेयर के? शुड डिलीवर द रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी एंड परफॉर्मेंस टू द यूजर। बराबर है। मेंटेनेबिलिटी का मतलब टाइम टू टाइम अपडेट्स आने चाहिए, यूजर्स अगर इस पे डिपेंड कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा फेलियर्स नहीं होने चाहिए, हैंग नहीं होना चाहिए। अगर मेरे कोई डेटा या लेक्चर्स अगर रिकॉर्ड हो रहे हैं इन बिटवीन, अगर ये सॉफ्टवेयर अगर क्रैश हो गया तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि सिर्फ सॉफ्टवेयर क्रैश होने से सॉफ्टवेयर कंपनी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो लाइव लेक्चर्स जहाँ जहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं, जो कॉलेजेस चल रहे हैं, उनका प्रोसेस भी अटक जाएगा। सो आज के टाइम पे देर आर सो मेनी कॉलेजेस जो MS टीम यूज़ कर रहे हैं। सो इतने सारे कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस या कोई एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सपोज वो एग्ज़ाम्स अटक जाएंगे, है ना, वो सब आएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने आपको बता ही दिया, बेसिक टर्म्स है। आई वॉन्ट यू गाइज टू जस्ट रीड इट आउट, सिंपल से है, MCQs के लिए हेल्पफुल हो सकता है, थियरी एग्जाम में आपको ये 1 मार्क के लिए आ सकते हैं, ठीक है। Then what are the key challenges facing for software engineering? Coping with increasing diversity, demand for reduced delivery times and developing trustworthy software, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है अभी के टाइम पे, अगर आप कोई एक सॉफ्टवेयर की बात करते हैं ना तो बहुत यूनिक नहीं हो रहता है, एक इंस्टीट्यूशन के पास है वैसा ही कुछ रहेगा, सिर्फ सर्टन फंक्शंस या फीचर्स उसमें कुछ अलग रहेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल कि MS टीम है और माइक्रोसॉफ्ट मीट है, बहुत सारी चीज़ें आपको सेम ही मिलेंगे दोनों में, कुछ यूनिक चीज़ उसमें रहेगा जो इसमें अलग वे में काम करता रहेगा, कुछ चीज़ इसमें रहेगा जो अलग काम कर रहा है। सो बेसिकली डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा वे ऑफ वर्किंग में या 1-2 फंक्शंस में सिर्फ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, ठीक है। सो वो टाइम पे आपको बेसिकली देखना है कि आप उसका डिलीवरी टाइम कैसे कम कर सकते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर ट्रस्ट कैसे करें। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट है, एज इट्स अ ब्रांड नेम, सो पीपल ट्रस्ट ऑन इट, राइट। देन सेम वे अगर हम लोग देखेंगे, वी हैव नेक्स्ट वी हैव इज गूगल, ब्रांड है, उसी के बेस के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। सो अगर कंटिन्यूसली अगर लोग यूज़ कर रहे हैं और उनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आया, देन दे कैन इजीली ट्रस्ट एंड वर्क ऑन इट। अगर कोई टेक्निकल ग्लिचेस नहीं आया, फेलियर्स नहीं आया, देन वो एक ट्रस्ट जो है वो बना रहता है। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो रफली 60% आपका कॉस्ट जो है वो डेवलपमेंट में जाता है, 40% आपका जो कॉस्ट है वो टेस्टिंग में और उसमें जाता है। और ये टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जैसे चेंज होंगे उसके हिसाब से कॉस्टिंग फैक्टर्स जो है वो चेंज होते हैं। Then what are the best software engineering technique and methods? While all software projects have to be professionally managed and developed, different techniques are appreciated for different types of software. For example, गेम्स के लिए आपका टेक्निक एंड पैटर्न अलग रहेगा, जहाँ पे हम लोग एनिमेशन के ऊपर, व्यू के ऊपर, उसका जो फील आएगा उसके ऊपर भी उतना ही मेहनत करेंगे जितना डेवलपमेंट में करेंगे। बैंकिंग सॉफ्टवेयर अगर है तो उसमें सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे। लुक उसका अगर जो कलर या लुक जो है वो अगर हम लोग प्लेन वाइट भी रखेंगे या कोई एक कॉमन कलर भी देंगे, क्लाइंट या कस्टमर्स डोंट नीड एनी flashy type of GUI or flashy type of a look for their banking software, because at the end उनका transactions जो है वो successfully होना चाहिए, बराबर है। Then what difference has the web made to software engineering? सो आज के टाइम पे आपके पास 2 टाइप के मेनली सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, एक जो आप क्लाउड बेस्ड देते हो जिससे हर कोई उसको बहुत इजीली एक्सेस कर पाए, और दूसरा जो होगा वो हम लोगों का सेकेंड टाइप जो होगा वो मोबाइल ऐप हो सकता है, एक डेस्कटॉप बेस्ड कंप्यूटर्स हो सकते हैं। सो हम लोग के जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चेंज होते हैं वैसे वैसे हम लोग के डिफरेंट टाइप के जो अलग अलग टाइप के जो हम लोग के सॉफ्टवेयर्स है वो चेंज होते हैं। लाइक वी हैव सम वेबसाइट्स, वी हैव सम मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स में भी अलग अलग कैटेगरीज आ सकते हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। यहाँ से हम लोग अपना सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन चालू करेंगे। नाउ आई विल गिव यू 5 minutes ब्रेक, देन हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं।
टिल नाउ जो भी हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया है उसके बेस के ऊपर नाउ वी कैन स्टार्ट विथ आवर सब्जेक्ट। अभी तक जो था वो बेसिक आपको समझाने के लिए था कि क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या व्हाई डू वी हैव दिस सब्जेक्ट। एज यू कैन सी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दो वर्ड्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इज मोर देन जस्ट अ प्रोग्राम कोड, जहाँ पे वी हैव अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेबल कोड विच सर्व सम कंप्यूटेशनल पर्पज। बट सॉफ्टवेयर में क्या होगा, कलेक्शन ऑफ सच एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड विथ सम लाइब्रेरीज और कुछ उसके डॉक्यूमेंटेशंस रहेंगे, बराबर है, जिससे आप कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स अचीव कर पाओ। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। एंड एज वी नो कि हम लोग इंडिया में हम लोग के पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज होते हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड होता है, एक सर्विस बेस्ड होता है। प्रोडक्ट बेस्ड का मतलब जो अपने यूनिक सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, लाइक वी हैव अ गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, दिस आर द प्रोडक्ट्स। सो उनको कोई एक आइडिया आया जिसके बेस के ऊपर उन्होंने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया, उनको किसी ने ऑर्डर नहीं दिया था, उनको किसी ने उसके वो बनाने के लिए पेमेंट नहीं दिया, वो खुद का प्रोडक्ट बना के मार्केट में उसको एडवर्टाइज करके खुद का अलग से अपना बिजनेस चला रहे हैं। एंड सेकेंड टाइप ऑफ कंपनीज वी हैव इज सर्विस बेस्ड कंपनी। सो मोस्ट ऑफ हम लोग जब अगर इंडस्ट्री में ज्वाइन होते हैं, जॉब पे लगता है, तो हम लोग ऐसे अलग कंपनीज में ज्वाइन होते हैं विच आर सर्विस बेस्ड। सो क्लाइंट के कुछ रिक्वायरमेंट्स है बेस्ड ऑन विच विल बी डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर देम। सो इंजीनियरिंग का मतलब क्या होगा, डेवलपिंग अ प्रोडक्ट यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड मेथड्स। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल और मेथड्स का मतलब क्या है, हम लोग एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल फॉलो करेंगे, देन बजटरी के लिए हम लोग एक अलग प्रोविजंस फॉलो करेंगे, टेस्टिंग के लिए अलग प्रोविजंस फॉलो करेंगे, मेंटेनेंस के लिए कुछ अलग प्रोविजंस रहेंगे, और ये सबको हम लोग स्टैंडर्ड वे के साथ मैच करने के लिए आईएसओ के जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स है उसके ऊपर फोकस करेंगे। उनके जो रेडी टेम्पलेट्स दिए हुए हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब क्या होगा, software engineering, an engineering branch associated with development of engineering product using well defined scientific principle, methods and procedures। IEEE के अंदर भी दिया हुआ है, an application of systematic, disciplined, quantifiable approach for development of operation and as well as maintenance। remember सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, डेवलप होगा, उसके ऊपर ऑपरेशंस होंगे, और वो ऑपरेशंस के बाद में अगर वापस कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम लोग मेंटेनेंस फेज में उसको रेक्टिफाई करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, अपग्रेड करेंगे, डिलीट करेंगे, हर एक चीज़ होगा यहाँ पे। सो आई होप ये आपको समझ में आया। देन उसके आगे क्या बोला है, एज यू कैन सी हियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हेल्प्स अस टू रिड्यूस प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी। Software engineering principles use two important techniques to reduce the problem complexity, abstract and decompose। मतलब बेसिकली क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन implies that problem can be simplified। प्रॉब्लम को, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है आपको सॉफ्टवेयर बनाने का, तो उसको सिंप्लीफाई कर दो। इररेलीवेंट मतलब अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट काम के फंक्शंस है उसी के ऊपर फोकस करो और उसी के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे। जो काम के नहीं है या जो कम इम्पॉर्टेंट है उसको फिलहाल के लिए एलिमिनेट कर दो, जब तक आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के साथ में एक सॉफ्टवेयर रेडी ना हो जाए। एंड उसके आगे क्या बोला है, मेन पर्पस क्या है ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, टू कंसिडर ओनली एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम दैट आर रेलिवेंट फॉर सर्टन पर्पस, एंड बाकी के जो है उसको बाईपास कर दो जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इससे क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है वो सिंपल हो गया। क्यों? बिकॉज हम लोगों को अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट रेलिवेंट जो काम के फंक्शंस है उसी के ऊपर काम करना है, उसी के ऊपर फोकस करना है और वही डेवलप करना है। सो वंस द सिंपलर प्रॉब्लम इज सॉल्व देन ओमिटेड डिटेल कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, और उसके ऊपर देन हम लोग जो नेक्स्ट लेवल जो होगा उसके अंदर उसके ऊपर काम करेंगे। बराबर है। सो इसको हम लोग ने क्या बोला, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया और डिकम्पोज मतलब एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। एज यू कैन सी
a complex problem is divided into several smaller problems and then smaller problems are solved one by one. So ये सबसे एक सिंपल सा साइंटिफिक रूल है ये. एक बड़ा प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व करने जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो डिवाइड दैट बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स and now it is very simple to solve those small problems. So first question is need of software engineering. So कभी कभी ये होता है it easier to build a wall or a house or a building as the size of software become large. Engineering has to be a step to give it a scientific process. लार्ज सॉफ्टवेयर बनते जाएंगे, उसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे अगर आप देखेंगे हम लोग के पास सॉफ्टवेयर का साइज़ जो है वो बड़े बनते जा रहा है. सपोज टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम लोग उसमें नए नए फंक्शंस ऐड करते जा रहे हैं, तो अब जब आपका सॉफ्टवेयर का साइज़ एक लिमिट से अगर बढ़ जाता है तो वो टाइम पे उसको हैंडल करना, मेंटेन करना, उसका परफॉर्मेंस जो स्टार्टिंग में था वैसे ही रखना और उसमें फेलियर्स ना आए ज़्यादा, ये सारे पॉइंट्स पे फोकस करना, दैट इज़ आर साइंटिफिक वे और अ टेक्निकल वे जो हम लोग अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे. सो सबसे पहला नीड क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. अप्लाई कब होगा, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर या वेबसाइट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ते जाएगा, उसमें नए फीचर्स आप टाइम टू टाइम जितने बार ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट होगी. जैसे स्केलेबल बनते जाएगा, स्केलेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो सॉफ्टवेयर को हम लोग और बड़ा बनाते जा रहे हैं. उसके साथ में कॉस्ट बढ़ते जाएगा. अब आप देखो कि अगर विंडोज़ 10 टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अगर मैं पुराने टाइप के जो हम लोग के कंप्यूटर्स हुआ करते थे उस पर अगर इंस्टॉल करने की ट्राई करूँगा तो उस पर ये इंस्टॉल नहीं होगा. बिकॉज जैसे हम लोगों ने फंक्शंस में उसमें एडवांसमेंट किए उसके हिसाब से उसमें अगेन आपको हार्डवेयर जो रिक्वायर्ड है उसमें भी चेंजेस होंगे. बराबर है. सो यहाँ पे क्या बोला, एज हार्डवेयर इंडस्ट्री शोन इट्स स्किल्स एंड ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग एज lower down the price of computer and electronic hardware, but the cost of software remains high if the proper process is not adopted. ठीक है. सो इसके लिए आपको कॉस्टिंग पे भी फोकस रखना है, आपके बजट में होना चाहिए. और ये हम लोग एक थंब रूल पकड़ के चलते हैं कि जब कभी अगर एक सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग, जैसे अगर फेसबुक है उसमें अगर उनको कुछ न्यू डेवलपमेंट्स अगर लाना है तो उनका जो टोटल कैपिटल उन्होंने पकड़ा रहेगा आगे फ्यूचर में अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए, सपोज 1 करोड़ है तो उसका 1 to 5% जितना ही कैपिटल हम लोग यूज़ करेंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू फंक्शंस और अ फीचर्स अपडेट करने के लिए, मतलब एग्जिस्टिंग जो फंक्शंस है उसको छोड़ के कुछ न्यू ऐड करने के लिए. सो दैट अगर वो फेल भी होता है तो हम लोगों को लॉस कितना होगा, 1 to 5% ऑफ आर टोटल कैपिटल. सो हम लोग के पास बहुत सारे चांस रहेंगे खुद को प्रूव करने के लिए, अपने सिस्टम को और बेटर बनाने के लिए. सो हम लोगों ने क्या बोला, 1 to 5% ऑफ द टोटल कैपिटल, इतना ही हम लोग रिस्क लेंगे. सो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो इसके हिसाब से हम लोग मेंटेन करेंगे. डायनेमिक नेचर होता है, लाइक एनवायरनमेंट क्या है, यूज़र कौन से वे में उसको यूज़ कर रहे हैं. अब सपोज़ कि एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, पहले हम लोग सब लैपटॉप या कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे थे, अभी हम लोग ज़्यादातर एनवायरनमेंट जो हम लोग का वो एंड्रॉयड बेस हो सकता है. सो आपको सारा वर्क जो लैपटॉप या कंप्यूटर पे हो पाता है उसको अभी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा ऑन मोबाइल्स इज वेल. सो आप देखो कि आप MS टीम अगर कंप्यूटर या लैपटॉप पे यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली सेम वे बहुत सारे फंक्शंस उन्होंने मोबाइल वर्जन पे भी प्रोवाइड किए हुए हैं. एंड ऑफ कोर्स क्वालिटी मैनेजमेंट. अब क्वालिटी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है. क्वालिटी का डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग रहता है. अगर मैं गूगल मीट यूज़ कर रहा हूँ सपोज़ कॉलेज के लेक्चर्स के लिए ही, और मेरे लेक्चर्स अगर प्रॉपर चल रहे हैं तो आई विल से कि ओके गूगल मीट का क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छा है, मेरे लेक्चर्स इजीली करने के लिए ये मुझे बहुत इजीली हेल्प कर रहा है. बट इट माइट पॉसिबल कि कोई ऑफिस वर्क के लिए या अपने प्रोफेशनल मीटिंग सेटअप करने के लिए यूज़ कर रहा है, उनके लिए बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे मिसिंग है जो गूगल मीट पे अवेलेबल है. सो दे फाइंड MS टीम क्वालिटी एज अ पुअर वन, या इसका उल्टा भी हो सकता है. सो बेसिकली यूज़र टू यूज़र डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी माइट चेंज. सो डेवलपर के लिए, टेस्टर्स के लिए, हर किसी के लिए क्वालिटी का मतलब अलग रहता है इन सॉफ्टवेयर टर्म्स. लेकिन हम लोग क्वालिटी यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फोकस करते हैं. ठीक है. सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रॉम यूज़र पर्सपेक्टिव, बिकॉज वो यूज़ करने वाले, तो उनके पर्सपेक्टिव से उनको जो फंक्शंस सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है या उनको जो फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज़फुल है
उसको आप होगा उतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली करके दो. Okay, so that's what we mean by quality management, and that's all about question 1. Then next we have is question 2. It talks about what are the essential attribute of a good software. Essential attribute में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो क्या आ गया, मेंटेनेबिलिटी. आप कितना इजीली मेंटेन कर रहे हो. मेंटेनेंस मतलब अगर कुछ बग है उसको रेक्टिफाई कर दो. I'll give you one example. अगर मैं व्हाट्सएप के ऊपर पहले अगर मैं फ़ोटो भेजता था तो 50 फ़ोटो सिंगल जाते थे. अगर एक साथ मैं बल्क में फ़ोटो भेज रहा हूँ, आज के टाइम पे वो सारे फ़ोटो कंबाइन होके एज अ सिंगल जाता है, बराबर है. और पहले क्या होता था कि अगर मैं कोई अलग टाइप का फ़ोटो भेजता था तो व्हाट्सएप उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, लाइक जिफ इमेज और समथिंग. व्हाट्सएप अभी वो एक्सेप्ट करता है. सो मेंटेनेबिलिटी में हम लोगों ने क्या किया, पहले कुछ प्रोसेस जो स्लो चल रहा था उसको हम लोगों ने फास्ट किया. मतलब पहले अगर मैं 50 फ़ोटो आपको भेज रहा था तो 50 टाइम आपको वो फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना पड़ रहा था. अभी क्या होगा, उसका एक एल्बम बन के आपके पास आएगा, एक क्लिक में आपका वो काम हो जाएगा. सो वो फास्ट कर दिया. सेकेंड थिंग, पहले सर्टन टाइप के फ़ोटोज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा था, लाइक जिफ इमेज वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, अब वो सपोर्ट कर रहा है. तो आपने क्या किया, उसको और परफेक्ट बनाया, उसमें न्यू चेंजेस आपने अडॉप्ट किए. सो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय मेंटेनेबिलिटी. मेंटेनेंस, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस जिसको आप बेसिकली ट्राई करेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो विंडोज़ पे, मैक पे, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेम परफॉर्मेंस दे. नंबर ऑफ यूज़र्स कम हो या ज़्यादा हो, फिर भी वो सेम परफॉर्मेंस दे. सो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं मेंटेनेबिलिटी के लिए. डिपेंडेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, डिपेंडेबिलिटी में हम लोग बेसिकली बात करते हैं आपका सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है. रिलायबल का मतलब है कि मैं उसके ऊपर कितना भरोसा कर सकता हूँ. सपोज अगर मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ और सडनली अगर वो हैंग होता है, मेनली बहुत लिमिटेड फेलियर्स आने चाहिए. और अगर आपके सिस्टम में कोई फेलियर्स आ भी रहे तो रिकवरी रेट उसका काफ़ी हाई होना चाहिए. सिक्योरिटी, सेफ्टी सबको पता है हम लोगों को. एफिशिएंसी, अब एफिशिएंसी में हम लोगों ने क्या बोला है, आपके जो भी रिसोर्सेज है उसको बहुत इफेक्टिवली आपको, बहुत एफिशिएंटली आपको यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए. रिस्पॉन्सिव मतलब रिस्पॉन्स टाइम शुड बी प्रॉपरली मेंटेन. फॉर एग्जांपल अगर सॉफ्टवेयर पे अगर मैं कुछ इनपुट देता हूँ और वो आउटपुट मुझे कितने टाइम में दे रहा है, दैट्स अ रिस्पॉन्स टाइम. सो अगर वो रिस्पॉन्स टाइम अगर लेस देन 2 सेकेंड्स है, सो आपका सॉफ्टवेयर एक्सीलेंट है, उससे बेटर कोई सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता. देन 2 to 6 सेकेंड्स है, मतलब एक्सपेक्टेड जो हम लोगों ने रिजल्ट था उसके बेस पे चल रहा है. 6 to 9 सेकेंड्स के बीच में अगर है, दैट मीन्स थोड़ा डिले है जिसके ऊपर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा. एंड 9 सेकेंड से ज़्यादा अगर रिस्पॉन्स टाइम है, मतलब अगर मैं कुछ एक इनपुट देता हूँ और उसका आउटपुट जनरेट करने के लिए अगर आपके सॉफ्टवेयर को 9 सेकेंड से ज़्यादा अगर लगता है, मतलब आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्लो है. इसका मतलब प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा ले रहा है, वो मेमोरी यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है. सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मतलब कितना एफिशिएंट है, कितना क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहा है टू द क्वेरीज ऑफ यूजर्स. देन एक्सेप्टेबिलिटी. अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यूज़र्स पुराना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसी का लेगेसी, उसी का लेआउट अगर आपने यूज़ किया है ना एडवांस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो यूज़र्स बहुत इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर विंडोज़ XP हम लोग यूज़ कर रहे हैं और आप डायरेक्टली यूज़र्स को अगर मैक दे दोगे तो क्या हो गया, बहुत डिफरेंस हो गया. दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम टोटली अलग है. आपको हर एक फीचर वापस स्क्रैच से सीखना पड़ेगा इन मैक. लेकिन अगर विंडोज़ XP के सामने अगर मैंने उसी का एडवांस वर्जन विंडोज़ 10 दिया तो आप बहुत इजीली उसको समझ पाएंगे, बराबर है. अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत इनफ रहेगा, आप उसको इजीली यूज़ कर पाएंगे. यूज़र फ्रेंडली है, जैसा विंडोज़ XP आपने यूज़ किया वैसे ही है मोस्ट ऑफ फंक्शंस. एंड कॉम्पेटिबल भी है विद अदर सिस्टम्स जो आपको ऑलरेडी पता है. सो वही सेम चीज़ यहाँ पे होना चाहिए. अगर वो सेम होगा तो यूजर्स कैन ईजिली एक्सेप्ट इट. लेकिन आपने विंडोज से काफ़ी बेटर मैक बना दिया लेकिन फिर भी लेगेसी फॉलो नहीं किया. यूजर्स आर नॉट रेडी टू डायरेक्टली स्टार्ट लर्निंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच. क्योंकि जो काम मेरा विंडोज़ के ऊपर सपोज 10 मिनट में हो रहा था, अभी मैक के ऊपर मुझे सबसे पहले फंक्शन ढूंढना पड़ेगा,
उसके ऊपर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. सो 10 मिनट का काम मेरा यहाँ पे 30 मिनट्स ले रहा है. सो वाई शुड आई एक्सेप्ट दैट. ठीक है, ये होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर. ठीक है, सो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे? ऑपरेशनल, ट्रांजिशनल एंड मेंटेनेंस. 3 वर्ड्स आएंगे. ऑपरेशनल में हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ऑपरेशनल में विद इन बजट होना चाहिए. बराबर है, मतलब आप क्या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कौन से फंक्शंस डाल रहे हैं, सबसे मेन फंक्शंस के ऊपर सबसे पहले फोकस करो और उसको डेवलप करने का आपका एग्जैक्ट बजट कितना आ रहा है. उसके बाद अगर आपके बजट में और अगर कहीं पे अगर कोई बैलेंस बचा है तो फिर हम लोग जो थोड़े से कम इम्पोर्टेंट फंक्शंस है उसको यूज़ करेंगे. जो फंक्शंस आप ऐड कर रहे हो वो कितने लिमिट तक कौन से टाइप के यूजर्स को यूज़ होने वाले हैं. बिकॉज अगर वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, 1000 में से अगर 10 यूजर्स ही उसको यूज़ कर रहे हैं तो दोज आर नॉट यूजेबल फंक्शंस. उसको निग्लेक्ट कर दो फिलहाल के लिए. फ्यूचर में ज़रूरत रहेगा तो हम लोग देखेंगे मेंटेनेंस पार्ट में, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर प्रोडक्ट डिलीवरी सर्विस जो होता है उसमें. एफिशिएंसी ऑफ कोर्स, फेलियर्स कम होने चाहिए और अगर फेलियर आते हैं तो रिकवरी टाइम ज़्यादा होना चाहिए. करेक्टनेस आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ATM पे जाता हूँ, इफ़ आई ट्राई टू विड्रॉ 5000, सो करेक्टनेस वहाँ पे होना चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक ओके 5000 नहीं है तो उसने मुझे 4900 दे दिया, 100 रुपीज़ उसने बोला कि भाई चेंज नहीं है रहने दो, वो नहीं चलेगा. करेक्टनेस मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर वो जनरेट होता है तो ही वो प्रोसेस करेगा, एल्स इट विल रिजेक्ट इट. दैट्स व्हाट वी मीन बाय करेक्टनेस. फंक्शनलिटी क्या होगा? वो डिपेंडेबिलिटी होना चाहिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इजीली वो वर्क कर पाए, अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ वो इजीली खुद को कनेक्ट कर पाए. सिक्योरिटी एंड सेफ्टी बेसिक पॉइंट्स आ गए. ट्रांजिशनल का मतलब क्या है? सबसे पहले तो पोर्टेबिलिटी. मतलब अगर मैं क्लाउड टेक्नोलॉजी अगर यूज़ कर रहा हूँ तो इट इज़ वेरी सिंपली पोर्टेबल. मैं अपने घर का कंप्यूटर छोड़ के और कहीं से भी बहुत इजीली उसको यूज़ कर पाता हूँ, है ना. तो पोर्टेबिलिटी आएगा, डेटा को इजीली आप मूव कर पाओगे. इंटरऑपरेबिलिटी, कोई भी लोकेशन से हम लोग एक्सेस कर पाएंगे. रीयूजेबिलिटी मतलब आपने अगर सिमिलर फंक्शंस या पैटर्न पहले बनाया तो उसी को हम लोग रीयूज़ करेंगे. सो पहले जो आपने उसके सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, उसमें से बग्स या एरर रिमूव करने के लिए आपने ऑलरेडी जो मेहनत किया था वही सेम हम लोग यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने पहले कोई एक कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था, तो अभी आप नेक्स्ट 10 कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हर एक चीज़ आप स्क्रैच से नहीं बनाएंगे. आपने पहले जो प्रोजेक्ट किया है उसमें से ही उसके डिज़ाइंस, कोड, मोस्ट ऑफ चीज़ें हम लोग रीयूज़ करेंगे और सर्टन जो अलग चीज़ें आप बना रहे हो उसी के लिए हम लोग मेहनत करेंगे. सो इसका बेटरमेंट क्या हुआ? आपने पहले जो कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था उसमें आपने वो सॉफ्टवेयर के डिज़ाइंस को टेस्ट किया था, कोड को वेरीफाई किया था, बग फिक्सिंग, डिफेक्ट सॉल्विंग सब कुछ हो गया था. तो आपको नेक्स्ट टाइम वो सारे मेहनत जो है वो काफ़ी कम पड़ेंगे. अडेप्टेबिलिटी ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. मेंटेनेंस, मॉड्यूलरिटी होना चाहिए, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिवीजन आना चाहिए. मॉड्यूल डिवीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा. मेंटेनेबिलिटी में एग्जिस्टिंग चीज़ को और बेटर बनाओ, परफेक्टिव मेंटेनेंस आता है. देन न्यू एनवायरनमेंट को वो इजीली अडॉप्ट कर पाए, लाइक विंडोज़ 8 से अभी विंडोज़ 10 आया तो भी वो सेम वे में ही वर्क करता रहे, वो आएगा. देन अगर कुछ एरर या बग्स है उसको सॉल्व करो, ये भी मेंटेनेबिलिटी में आएगा. फ्लेक्सिबिलिटी, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, सर्टन चीज़ों को हम लोग ऐड कर पाए, सर्टन फंक्शंस को हम लोग रिमूव कर पाए. स्केलेबिलिटी, न्यू टेक्नोलॉजी हम लोग ऐड कर पाए, लाइक वेबसाइट ही था अभी डायरेक्टली हम लोग मोबाइल ऐप भी ऐड कर रहे हैं. दैट्स व्हाट वी मीन बाय स्केलेबिलिटी. सो दिस आर द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द गुड सॉफ्टवेयर. देन एप्लीकेशन टाइप्स बहुत सिंपल से दिए, डिफरेंट एप्लीकेशन टाइप. स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हो सकता है, लाइक सच एज लोकल कंप्यूटर, जो आपके एक लोकल कंप्यूटर पे के ऊपर ही रन करेगा, दैट्स अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन. इंटरएक्टिव ट्रांजेक्शन बेस्ड एप्लीकेशन लाइक ई कॉमर्स, लाइक वी हैव अमेजॉन. एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन. बैच प्रोसेसिंग, पुराने जो सिस्टम्स थे उसके ऊपर ये आता था, आज के टाइम पे हम लोग बैच प्रोसेसिंग यूज़ नहीं करते. एंटरटेनमेंट के लिए ऑफकोर्स ये तो हम लोग को पता ही है. देन सिस्टम फॉर मॉडलिंग एंड सिम्युलेशन, लाइक हम लोग कोई कार अगर हम लोग बना रहे तो वो कार में हम लोग कितने सीसी का इंजन डालेंगे तो उसका टॉप स्पीड कितने सेकेंड में वो अपने टॉप स्पीड पे पहुंच सकता है.
अगर मैं डीजल इंजन यूज़ करूँगा, अगर पेट्रोल इंजन यूज़ करूँगा तो उसकी स्पीड में कितना डिफरेंस आ सकता है। आपने जो पायलट्स का ट्रेनिंग होता है तो उनको एक्चुअल फ्लाइट पे लेके जाने के पहले ऐसे ही मॉडल्स होते हैं जिसके ऊपर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर रियल फ्लाइट अगर होगा तो उसको आपको कैसे कंट्रोल करना है, वो रियल सिचुएशन क्रिएट करता है। सो आपका वो ये मॉडलिंग एंड सिमुलेशन वाला सॉफ्टवेयर हो गया। डेटा कलेक्शन बहुत सिंपल है, गूगल भी यही सेम चीज़ करता है और बहुत सारी जगह पे होता है। सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स, like there are systems that are composed of number of other systems, that is system of system, ठीक है। so we have one software which is collection of different other softwares, like we have operating system जिसको ओपन करके आप उसके अंदर और दूसरे सॉफ्टवेयर्स रन कर सकते हो। सो मेन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो बाकी के आपके जो सॉफ्टवेयर्स है या सिस्टम्स है वो रन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो दैट इज आर एप्लीकेशंस, दिस आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस। सो आई होप दिस इज वेरी सिंपल टू एवरीवन। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक, let me know if you have any doubts. Anyone? Any doubts? Guys? Any doubts? Anyone? No, sir. No. No, sir, no. Okay. So now next जो हम लोगों का टॉपिक है दैट इज SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक बहुत थोड़ा बड़ा टॉपिक है, आपको यहाँ पे बेसिक थियरी दिया हुआ है उसका। ये सब मैं आज के लेक्चर में स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि जब अगर हम लोग SDLC अप्लाई करेंगे तो मॉड्यूल डिवीजन कैसे होगा उसमें। सो ध्यान से देखना, मॉड्यूल डिवीजन विल टेक एग्जाम्पल ऑफ वन सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल डिवीजन में कैसे अप्लाई करेंगे वो देखता है। ओके, एंड प्लीज नोट इट डाउन दिस। नोटपैड विजिबल है गाइस? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ। सो बिफोर वी स्टार्ट विद SDLC, एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इट विल टेक अ कंप्लीट लेक्चर, आई मीन 30 to 40 मिनट्स लगेंगे उसको। सो आज के दिन में वो नहीं होगा, बट फॉर नाउ कि अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए मतलब कोई भी अगर एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर को, जैसे अभी हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा कि एक बड़े प्रॉब्लम को आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है। सो सॉफ्टवेयर में हम लोग ये जो डिवीजन होता है, ये डिवीजन होता है बेस्ड ऑन मॉड्यूल्स, सॉफ्टवेयर डिवीजन बेस्ड ऑन मॉड्यूल्स। सो सपोज अगर वी हैव अ कॉलेज सॉफ्टवेयर, सो कॉलेज सॉफ्टवेयर को हम लोग मॉड्यूल बाय मॉड्यूल कैसे डिवाइड करेंगे। सो हम लोग को सबसे पहले देखना है हाउ मेनी स्टेक होल्डर्स आर देयर। स्टेक होल्डर्स याद रखो, स्टेक होल्डर्स मतलब टाइप ऑफ यूजर्स, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पे आप देखो कि स्टेक होल्डर्स में हर कोई आ सकता है, खाली यूजर्स मतलब ये नहीं आएंगे। स्टेक होल्डर्स ऑल्सो इंक्लूड्स डेवलपर, टेस्टर, एक्सेट्रा। सो हूएवर वर्क्स ऑन योर सॉफ्टवेयर वो सब स्टेक होल्डर के अंदर आएंगे। लेकिन हम लोगों को कितने टाइप के यूजर्स आपके सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं ना, स्टेक होल्डर्स में से सिर्फ वही लेना है। तो सपोज अगर कॉलेज सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आर गोइंग टू यूज दिस सॉफ्टवेयर। सो पहला मेरा जो डिवीजन होगा दैट इज फॉर स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट जो होगा दैट इज फॉर टीचिंग स्टाफ, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट इज नॉन टीचिंग स्टाफ। After that, fourth is suppose we have principal, okay, so we have principal, that is the last module. अब स्टूडेंट्स के अंदर दिस इज माय फर्स्ट मॉड्यूल, हाँ फर्स्ट डिवीजन, मतलब आपको आपने बड़े से सॉफ्टवेयर को 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सपोज इतना बड़ा है कि वो 4 पार्ट के डिवीजन में वो इनफ नहीं है, इसके अंदर और सब डिविजन्स आएंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे बोलूँगा 1.1 इन स्टूडेंट वी हैव junior college and 1.2 डिग्री कॉलेज। सो स्टूडेंट आ गए हम लोगों के दो टाइप के स्टूडेंट्स आ गए, एक जूनियर एक डिग्री।
अब अगेन ये अभी भी हम लोगों का उतना लेवल तक नहीं आया कि जिसको हम लोग इजीली बना सके। सो इसको मैं वापस और सब डिवाइड करूंगा, दैट इज जूनियर कॉलेज में आर्ट्स, देन 1.1.2 कॉमर्स, 1.1.3 साइंस, देन इन डिग्री ऑल्सो 1.2.1 बीकॉम, 1.2.2 BSc IT, 1.2.3 BMM. It goes on like this. Then टीचिंग स्टाफ में भी हम लोग के वापस डिविजन्स होंगे, जूनियर कॉलेज एंड डिग्री कॉलेज। देन उसके अंदर वापस सब डिविजन होंगे ऑफ दिस टाइप। सो जूनियर कॉलेज के जो टीचिंग स्टाफ रहेंगे फॉर कॉमर्स डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट एंड फॉर साइंस डिपार्टमेंट एग्जैक्टली सेम वे। देन डिग्री कॉलेज में भी जो हम लोग के प्रोफेसर्स रहेंगे, टीचिंग स्टाफ रहेंगे, सो वी कैन से कि एक जो है हम लोग की बीकॉम के लिए है, BSc IT के लिए, BMM के लिए, और भी जो हम लोग के कोर्सेज है उसके लिए। देन नॉन टीचिंग स्टाफ में अगर हम लोग बोलेंगे अकाउंट्स वाले आएंगे। देन 3.2 में सपोज हम लोगों के ऑफिस स्टाफ में एग्जाम डिपार्टमेंट आ सकता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे और सब डिविजन्स रहेंगे। प्रिंसिपल में अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास जूनियर कॉलेज के अगर अलग प्रिंसिपल है वो होगा, देन दिस इज 4.1 एंड सेम वे डिग्री कॉलेज के अलग प्रिंसिपल हो सकता है। सो अगर देखते हो कि आपके पास जो आपका जो सॉफ्टवेयर है तो वो सॉफ्टवेयर में कितने टाइप के यूजर्स है, आप ये वे में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से हम लोगों के प्रोसेसेस होंगे। नाउ हियर ऑनवर्ड्स प्रोसेसेस विल स्टार्ट। प्रोसेसेस मतलब द फंक्शंस विच वी आर गोइंग टू डेवलप, वो यहाँ से होंगे हर एक टाइप के लिए। यहाँ पे प्रोसेसेस एंड फंक्शंस आएंगे, दिस ऑल आर मॉड्यूल्स। यहाँ पे अभी ये फंक्शंस आएंगे। सो रिमेंबर ये वे में हम लोगों का डिवीजन होता है। अब अगर ये डिवीजन अगर आपको समझेगा तो नेक्स्ट टाइम जब मैं SDLC आपको एक्सप्लेन करूंगा वो इजीली समझेगा। सो प्लीज नोट इट डाउन दिस पार्ट, एवरीवन नोट इट डाउन। मैंने चैट बॉक्स में भी ऐड किया है, देखो देख लेना, एंड वो वे में नोट कर लेना प्रॉपरली। एंड आज यहाँ तक ही रखेंगे। आफ्टर सम टाइम आई एंड दिस लेक्चर, और उसके पहले अटेंडेंस होगा, सो डोंट लीव दिस लेक्चर। वी आर डन फॉर द डे। बस इतना नोट कर लो।